हेलो स्टूडेंट, जीता इसकी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये जो क्लास है ये पॉल साइंस की है। तो इसकी अभी तक मैंने दो क्लास ली हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संवैधानिक विकास, उसके दो सेक्शन किए मैंने। पहला रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 तक, और जो दूसरी क्लास थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लेकर के इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935 तक। तो अब हम लेकर चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए जो संविधान सभा थी, एक्चुअली में इसमें जो टोटल मेंबर थे यानी कुल सदस्य ये 389 थे। और इन 389 में से 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, प्रांत। और इसमें 4 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश कमिश्नरी से आए थे। ब्रिटिश कमिश्नरी से आए थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो एरिया ब्रिटिश सरकार के अधीन था वहां से जो टोटल मेंबर आए वो 296 थे, यानी 292 एंड 4। और इसके साथ साथ 93 सदस्य ऐसे थे जो देसी रियासतों से आए थे। देसी रियासतों से आए थे। तो ये टोटल जो सदस्य हुए ये हुए 389। अब यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी ये कौन कौन सी थी। इन पे भी मैं चर्चा कर देता हूं। इसमें एक है दिल्ली, एक है इसमें कुर्ग, एक बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। ये जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में है। और एक अजमेर, ये जो अजमेर ऑब्लिक मारवाड़, इसे मारवाड़ भी कहते हैं, मारवाड़ यानी राजस्थान में। तो कितने सदस्य कहां कहां से आए हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो संविधान सभा है इसकी जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो जब ये पहली जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो एक अस्थाई अध्यक्ष हैं, टेम्परेरी, जिनका नाम सचिंदानंद सिन्हा है। सचिंदानंद सिन्हा, ये ध्यान रखने की बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। फिर 11 दिसंबर को जब इसकी दूसरी बैठक हुई तो इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। इसके एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष का नाम H.C. मुखर्जी था। H.C. मुखर्जी, ये ध्यान रखना है। देखिए 13 दिसंबर की बात थी। 13 दिसंबर को ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा, इसका जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, यानी इसका उद्देश्य क्या था, ये प्रस्ताव जे.एल. नेहरू ने पेश किया था। जे.एल. नेहरू ने पेश किया। क्वेश्चन पूछ भी लेता है। इसके साथ साथ इसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। देखिए ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रारूप, यानी संविधान किस तरीके से होना चाहिए। तो इसका जो ड्राफ्ट किया गया था, यानी जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस संविधान सभा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का मतलब होता है संवैधानिक सलाहकार। जो इसके संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक जो सलाहकार हैं, सलाहकार, ये बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। तो ये जो संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लेकिन इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया था। एक्चुअली में जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहां से लेकर 26 जनवरी तक हमने 2 मंथ इसलिए वेट किया। एक्चुअली में 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो 1930 में 26 जनवरी में मनाया गया था। तो 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन था, इसलिए संविधान को जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था।
लेकिन यहां ध्यान रखने की बात है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान के कौन-कौन से सेक्शन या कौन-कौन से जो भाग थे वो लागू किए गए थे। तो इसमें एक जुडिशियरी है, न्यायपालिका न्यायपालिका और सिटीजनशिप यानी नागरिकता नागरिकता। तो ये जो दो भाग थे, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अब देखने की बात यह है कि 15 अगस्त 1947 में तो अंग्रेज भारत से चले गए और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 तक चला। 50 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो 47 से 50 तक 47 से 50 तक जो भारत का शासन हुआ था, तो एक 1935 में जो एक्ट लाया गया था उस एक्ट के अकॉर्डिंग चला। लेकिन भारत में पहले जो आम चुनाव हुए वो 1952 में हुए। जब चुनाव 1952 में हुए तो इस दौरान यानी 47 से लेकर के 52 तक पार्लियामेंट का काम कौन करता था? तो यहां ध्यान रखना है, ये जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा, ये एक दिन संविधान बनाने का काम करती थी। तो जिस दिन ये संविधान बनाने का काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और एक दिन ये संविधान सभा ये पार्लियामेंट का काम करती थी, यानी संसद का काम करती थी। तो जब ये संसद का काम करती थी तो इसकी जो अध्यक्षता है वो एक नाम आता है जीवी मावलकर। मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर ये करते थे। ये फर्स्ट स्पीकर भी रहे हैं, यानी पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं जीवी मावलकर। तो 1952 तक ये जो संविधान सभा है ये संसद का काम करती रही। ये जो हमारा संविधान बना, तो यहां से देख नोट करते हैं हम, और यहां तक 2 साल 11 महीने और 18 यानी 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम नेशनल सिंबल लेकर चलेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो क्या हैं? जनरली आप सब लोग जानते ही होंगे इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। पुष्प, पक्षी और पशु। देखिए, पुष्प जो है वो कमल है, कमल यानी लोटस। पक्षी मोर है, मोर। और पशु जो है वो बाघ है। तो ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इनके बोटनिकल और जूलॉजिकल नेम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कमल है, लोटस, इसका जो बोटनिकल नेम है न्यूलेम्बो न्यूसीफेरा है। न्यूलेम्बो न्यूसीफेरा। अब हम बात करते हैं मोर। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो पावोक्रिस्टस है। और बाघ, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो पेंथ्रा टिग्रिस है। पेंथ्रा टिग्रिस। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रिम्बल है यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना में पहला ही वर्ड आया है हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग, ये वर्ड इस चीज को इंडिकेट करता है कि संविधान को हम भारतीयों ने बनाया है। एक्चुअली में ये वर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये वर्ड डालने का उद्देश्य ये था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से बनना शुरू हुआ और अंग्रेज 47 में भारत से गए। यानी उस समय उसके बाद के जो लोग हैं वो कहीं ये ना सोच लें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिशर्स ने बनाया है। तो ब्रिटिशर्स ने नहीं, इसे इंडियंस ने ही बनाया है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता यह है कि विश्व के कई देशों के संविधानों को स्टडी करने के बाद बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते भी हैं कि विश्व के कई देशों के संविधान को छानने के बाद भारत का संविधान बनाया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कई सेक्शन ऐसे हैं जिस पर विदेशी संविधान का प्रभाव पड़ा। यानी उस कॉन्सेप्ट को हमने विदेश के संविधान से लिया है। तो यहाँ क्वेश्चन मैचिंग के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि संविधान का कौन सा सेक्शन हमने किस कंट्री से लिया है। तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जनरली जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, संविधान का कौन सा भाग है, भाग, और ये किस कंट्री से लिया गया है, देश। इसे भाग है ना। देखिए, एक नाम आता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व यानी डीपीएस,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट डीपीएस। एक आता है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य, एक आता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, अधिकार ये भी पूछ लेता है। एक आता है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली, प्रणाली पूछ लेता है। एक संघीय यूनियन सिस्टम, संघीय व्यवस्था। एक प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। एक इमरजेंसी यानी आपातकाल, काल। एक पूछ लेता है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहां क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को हमने किस कंट्री से लिया है। तो देखिए, अगर हम डीपीएस की बात करते हैं तो ये हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड, आयरलैंड। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो इसको हमने रसिया से लिया है, रूस। और फंडामेंटल राइट हमने यूएसए यानी अमेरिका से लिया है। जुडिशरी की बात करते हैं तो इसको भी हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका। और संसदीय प्रणाली इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। देखिए, संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है इसको हमने कनाडा से लिया है, कनाडा। और प्रस्तावना को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं, एक्चुअली में वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो यूएसए का बनाया गया था। तो यूएसए का जो संविधान था अमेरिका का, उसके अंदर क्या है, प्रेम्बल है, प्रस्तावना। वहां से जो कॉन्सेप्ट लिया वो ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, और ऑस्ट्रेलिया से इस कॉन्सेप्ट को इंडिया ने लिया। जो आपातकाल है, इमरजेंसी, इसे हमने जर्मनी से लिया है। और संविधान संशोधन इसे हमने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, यहां से जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली मैचिंग के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मेन जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, जो हमारा आज का टॉपिक होगा, आज का क्या, मेरी जितनी भी क्लास होती हैं उस टॉपिक से संबंधित जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना होती है, वो मैं क्लास के बाद डिस्कस करता हूं। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा, मेरी हर क्लास में आप देखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो इसमें अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद, इनकी संख्या जो थी 395 थी। अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, भाग, तो इनकी संख्या 22 थी। और अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं, अनुसूची, अनुसूची, तो उस समय 8 थी। लेकिन एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि जो इसमें आर्टिकल हैं वो 465 हैं, और इनकी संख्या 25 है, और ये 12 है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लेकर चलेंगे शेड्यूल, शेड्यूल यानी अनुसूची। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये शेड्यूल दी गई हैं, ये 12 हैं एट प्रेजेंट। तो कौन सी शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल यानी अनुसूची, अनुसूची। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो शेड्यूल हैं ये 12 हैं। इसमें ले लेते हैं 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो किस शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है, अब मैं वो डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए, जो पहली शेड्यूल है, पहली शेड्यूल में जो दिया गया है, भारत का संघ और राज्यों की बात की गई है। तो देखिए, संघ और राज्य से तात्पर्य है भारत के अंदर अगर राज्यों की बात करते हैं तो 28 स्टेट हैं, और जो यूटीएस की बात करते हैं वो 9 है। यूटीएस यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट से तात्पर्य होता है केंद्र शासित प्रदेश। एक्चुअली में क्या था, नंबर ऑफ स्टेट जो थे वो 29 थे पहले, और
यूटीएस 8 थे, लेकिन आर्टिकल 370 को जो समाप्त किया गया, यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके 2 यूटीएस बना दिए गए। तो आज ये स्थिति है। अब देखिए दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरी शेड्यूल है, इसमें कुछ पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो होती है उसके सभापति यानी चेयरमैन होते हैं। तो इसके अंदर जो नाम दिए गए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो हमारी राज्यसभा है उसके सभापति, सभापति से तात्पर्य है यानी चेयरमैन से तात्पर्य उपराष्ट्रपति होता है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। उपसभापति, एक हमारी राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक राज्यों के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी उसके सभापति और उपसभापति। इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और कैग, कैग, कैग यानी CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, यानी इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब शेड्यूल 3 की बात करते हैं। शेड्यूल 3 में भी कुछ पदाधिकारियों के नाम आए हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और जो मिनिस्टर हैं उनके लिए ओथ, ओथ यानी शपथ ग्रहण। और ये ध्यान रखना है, कुछ बुक्स के अंदर प्रेसिडेंट को इसमें नहीं दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, तो उसमें हम देखते हैं आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट का उल्लेख है। तो प्रेसिडेंट के लिए शपथ ग्रहण के लिए अलग से आर्टिकल दिया गया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में कहा गया है कि जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा, राज्यसभा में जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए एक लोकसभा होती है पार्लियामेंट का हिस्सा, और एक राज्यसभा होती है, एक प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और राज्यसभा के चुनाव भी इनडायरेक्ट होते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से तात्पर्य है कि किस स्टेट से राज्यसभा के अंदर कितने MP जाएंगे, आवंटन यानी बंटवारा किया गया है। देखिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 में कहा गया है, इसमें SC और ST का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, यानी SC और ST के एडमिनिस्ट्रेशन का जो उल्लेख है वो शेड्यूल 5 में है। अब हम शेड्यूल 6 को लेकर चलते हैं। शेड्यूल 6 में भारत के 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट का नाम दिया गया है, जिसमें स्पेशली ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जिसका उल्लेख किया गया है। उसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि वो 4 में से 3 राइट दे दें और एक रॉन्ग भी दिया जा सकता है। तो देखिए उसमें एक नाम आता है मिजोरम, मिजोरम, एक आता है मेघालय, मेघालय, एक आता है आसाम, असम, और एक आता है मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये ध्यान रखना है। अब हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं। जो शेड्यूल 7 दी गई है, शेड्यूल 7, इसे मैं हटा देता हूं। शेड्यूल 7, देखिए जो शेड्यूल 7 है, इसमें जो राज्य की शक्तियां हैं, शक्तियां, इन शक्तियों का विभाजन किया गया है, विभाजन। और ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया, इसे हमने इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935 से लिया है। तो यहां पर इसमें एक संसूची बनाई गई है, संसूची, और संसूची इसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। एक राज्य सूची बनाई गई है, और राज्य सूची को स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक संवर्ती सूची बनाई गई है, इसे हम कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहला तो यही देखना है आपको कि जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। तो उसमें 100 हैं। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 61 है, और कॉन्क्रीट लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 52 है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये देखिए। एक्चुअली में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, यानी हमारी पार्लियामेंट को है ना। तो 100 विषय ऐसे हैं जिस पर भारत सरकार कानून बनाती है, और भारत सरकार के जो कानून होते हैं वो पूरे भारत में लागू होते हैं।
जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे कहा गया है कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, चूंकि भारतीय वर्ड आया है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इसके लिए जो कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ऐसे ही इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो इसके लिए जो कानून बनाएगा वो भी भारत सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। स्टेट का मतलब होता है इसमें 61 विषय हैं और ये ऐसे विषय हैं जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। जैसे आप लोगों का प्रवक्ता का एग्जाम है और इसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप कर जन वो नहीं कर सकती इसमें, तो कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही हम बात करें उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है ये राज्य सरकार का है, तो कानून यही। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति होती है, जब मैं आगे डिस्कस करूंगा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब स्टेट लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है या पार्लियामेंट कानून बना सकती है। एक होती है कॉन्क्रीट लिस्ट जिसमें 52 विषय हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है यदि डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेट यानी हावी हो जाती है, यानी ऐसी स्थिति में जो बात मानी जाएगी वो केंद्र सरकार की मानी जाएगी। तो इसमें ऐसे विषय, जैसा इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे एजुकेशन है, शिक्षा। एक 42 अमेंडमेंट 1946 में हुआ था, सॉरी, एक 42 अमेंडमेंट है जो 1976 में हुआ था, 1976। तो उसमें शिक्षा को कॉन्क्रीट लिस्ट में रखा गया, तो शिक्षा पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा यहाँ पर, फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट पे जो कानून बनाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, जैसे हम फॉरेस्ट रेंजर की बात करते हैं तो उसके लिए वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में निकलती है। अगर हम आईएफएस की बात करते हैं तो उसके लिए जो वैकेंसी होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब हम लेकर चलते हैं 8 शेड्यूल। देखिए 8 जो शेड्यूल है इसमें लैंग्वेज दी गई हैं, यानी भाषाएं दी गई हैं, और एट प्रेजेंट इसमें 22 भाषाएं हैं। 22, ये 22 अभी हुई हैं 2003 में। एक्चुअली में एक 92 अमेंडमेंट 2003 में हुआ था और उसके द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, एक बार फिर सुन लीजिए, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो आज इनकी जो नंबर ऑफ लैंग्वेज है ये 22 है। आगे मैं जब अमेंडमेंट कराऊंगा उसमें भी ये टॉपिक आएगा। अब हम लेकर चलते हैं 9वीं शेड्यूल। देखिए, जो इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मात्र 8 शेड्यूल थी, ये जो 4 शेड्यूल हैं ये बाद में जोड़ी गई। नोवा, एक्चुअली में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, एक फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, और जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया 1951। इसमें जो विषय दिए गए हैं, विषय इसमें जैसे तमिलनाडु का रिजर्वेशन दिया गया है, इसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स दिए गए हैं, भूमि संबंधी सुधार, बहुत सी बातें हैं लेकिन मेन कंटेंट यही है। और इसकी दूसरी विशेषता ये, इसमें यह भी कह दिया गया कि 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं इन्हें हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए, यहां ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना। प्रेसिडेंट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना, और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 50% एबव रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सम्पशन तमिलनाडु के अंदर जो रिजर्वेशन है वो 69% है, तो इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें चैलेंज कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखी जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है इसमें कि 1973 के बाद जो 9वीं अनुसूची के अंदर विषय जोड़े गए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 10वीं शेड्यूल। एक 52 अमेंडमेंट 1986 में हुआ, राजीव गांधी उस समय भारत के पीएम हुए थे, तो उस समय अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट में दल बदल अधिनियम की बात की गई है। दल बदल अधिनियम यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है।
एक्चुअली में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, आगे चर्चा भी करूंगा मैं इस पे। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है यदि गवर्नमेंट बनने के बाद किसी दल यानी किसी पार्टी के 1/3 से कम एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को बदलते हैं, तो ऐसे में उनकी मेंबरशिप यानी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम 11 शेड्यूल की बात करते हैं। एक 92 अमेंडमेंट 93 अमेंडमेंट हुआ और ये हुआ 19 सॉरी सॉरी एक 73 अमेंडमेंट हुआ और 1992 में हुआ। इस अमेंडमेंट के द्वारा भारत के अंदर पंचायती राज अधिनियम लाया गया, पंचायती राज एक्ट लाया गया और इसमें 29 विषय हैं। देखिए 29 विषय का मतलब होता है ये जो पंचायती राज होते हैं इसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्थानीय सरकार। यानी 29 विषय ऐसे हैं जिसपे ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। जो 12वीं शेड्यूल है एक 74 अमेंडमेंट हुआ 1993 में 3 में। ये जो अमेंडमेंट था इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है और इसमें नगर पंचायत की बात की गई है। पंचायत अधिनियम लाया गया, नगर पंचायत या शहरी स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, बट फर्क इतना है ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो वो गांव में होती है और शहरी स्थानीय स्वशासन नगरों में होता है और इसमें 18 विषय हैं, 18 विषय। तो यहाँ पर जो इस शेड्यूल थी इस पे मैंने डिस्कस किया है आपके साथ और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा में सीटों का आवंटन, देखिए आईएएस 2006 में यही क्वेश्चन पूछ लिया। अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में अभी किसी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 6 शेड्यूल में कौन निम्न में कौन स्टेट शामिल नहीं किया गया। वो मैंने डिस्कस किया था अभी कि मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और आसाम। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना है। बाकी जब आप इस लेक्चर को देखेंगे इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको एक आदत भी बन जाएगी कि जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं उसे नोट्स बनाते हैं तो जो क्वेश्चन किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं, एक क्वेश्चन को कितने एंगल से सोल्व किया जा सकता है वो मैं सब लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब हम इसके बाद लेकर चलेंगे फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, विशेषता तो देखिए विशेषता, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कुछ ऐसे तत्व दिए गए हैं यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो वर्ल्ड के अदर जो कंट्री हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करते हैं। तो वे कौन कौन से फीचर हैं अब हम उन पे एक नजर मारेंगे। तो देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात यह है कि लिखित है, लिखित लिखित और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। देखिए इसका मतलब होता है रिटन एंड लार्जेस्ट। तो रिटन और लार्जेस्ट, अब रिटन का मतलब क्या होता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। जैसे लिखित कहाँ का है? यूएसए का, और अलिखित कहाँ का है? ब्रिटेन का। अब मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट यानी बड़ा। अब आखिर क्यों बड़ा है, आखिर क्या रीजन है जो बड़ा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये आपका जो प्रवक्ता का एग्जाम है इसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है। जनरली नेट के एग्जाम में पूछ लेता है, अब तो नेट का ऑब्जेक्टिव होने लगा, पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, पीसीएस में भी पूछ लेता था, इंटरव्यू में भी पूछ लेता था। आप लोगों का कभी कंफर्म नहीं कह सकते कि इंटरव्यू होगा या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है। वो पूछ सकता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लार्जेस्ट क्यों है, तो इसके 4 कारण हैं। नंबर 1, भारत की भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा, इसके साथ साथ विविधता, विविधता और संस्कृति, संस्कृति यानी भौगोलिक दशा। भारत की ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं घाटी है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे भारत के अंदर लगभग 10 स्टेट ऐसे हैं, 10 स्टेट जिसने स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड को भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ की क्या है, ज्योग्राफी डिफरेंट है। तो
जैसी ज्योग्राफी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए अलग से प्रावधान है। अब आता है विविधता। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी में देखते हैं जो शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए अलग से कानून बना दिया गया, और जो कल्चर आदि है इन सबको ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया गया। इसके साथ साथ जो 1935 का जो एक्ट था, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसका पड़ा। यानी 1935 का जो एक्ट था उसके अधिकांश हिस्से को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तीसरा, भारत के अंदर राज्यों का संविधान नहीं है। संविधान नहीं है, नहीं है। इसका मतलब होता है, देखिए, जैसे यूएसए के अंदर अलग अलग स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक आर्टिकल 370 में जो जम्मू कश्मीर का संविधान दिया गया था, यानी जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्पेशल स्टेट था जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त करके, आर्टिकल 370 को समाप्त करके अब वहां 2 यूटीएस बना दिए गए हैं। तो पहले उसका अलग था, उसका भी अलग नहीं है। इसका, क्योंकि राज्यों का भी एक ही है तो इसलिए ये बड़ा हो गया है। इसके साथ साथ जो हमारे संविधानविद थे, यानी जिन्होंने संविधान बनाया, उनके जो विचार थे, उनके विचारों का प्रभाव इस पर पड़ा, इसलिए क्या हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया है। अब देखिए हम दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। ये नम्य और अनम्य है। अनम्य यानी लचीला और कठोर है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी इसका मतलब हो गया, नम्य यानी लचीला है, अनम्य यानी कठोर है। कठोर, ये दोनों विशेषता रखता है। यानी लचीले से क्या तात्पर्य है, भारत में 2 तरीके से कानून बनते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी से बनते हैं जिसमें 50% सदस्यों की अनुमति चाहिए। एक स्पेशल मेजोरिटी से बनते हैं जिसमें 2/3 सदस्यों की अनुमति चाहिए। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसका साथ साथ तीसरी विशेषता यह है कि इसमें एक संघीय व्यवस्था है, संघीय प्रणाली है। देखिए संघीय प्रणाली का मतलब होता है, संघीय प्रणाली का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। अर्थात भारत में दोहरी सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। कुछ शक्तियां, मैंने कहा ना शक्तियों का विभाजन, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं और कुछ राज्यों के पास। ये इसकी एक विशेषता है। तीसरी इसकी विशेषता जो है, तीसरी इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली यानी भारत में पार्लियामेंट भी है जो दिल्ली में है। संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है कि यहां पर जो कार्यपालिका और विधायिका है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये एक दूसरे के समन्वय और सहयोग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट इसमें डीपीएस है। डीपीएस यानी नीति निदेशक तत्व। अभी मैंने बताया भी था आपको कि आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए नीति निदेशक तत्व जो संविधान में डाले गए हैं, इसका मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक आधार पर कल्याण करना है, अर्थात कल्याणकारी विचारधारा है इसके अंदर। तो भारत का कॉन्सेप्ट भी है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट है भारत का। हम देखते हैं वेलफेयर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार गर्भ से लेकर कब्र तक काम करती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो हॉस्पिटलों में फ्री दवाई है, फ्री डिलीवरी है ना, फ्री पढ़ाई है बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप भी है, विधवाओं को पेंशन है ना, बुजुर्गों को पेंशन है, बहुत आदि आदि। तो वेलफेयर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसमें क्या है, इसमें फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट, देखिए भारतीय संविधान की विशेषता फंडामेंटल राइट, यानी जो हमने यूएसए से कॉन्सेप्ट लिया है, मौलिक अधिकार, जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी भारत के आम व्यक्ति को वही फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो किसी बड़े पदाधिकारी को दिए गए हैं, और इन फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोटेक्ट भी करता है भारत के अंदर। इसके साथ साथ एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका क्या है, एक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का राइट नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई रिट दायर नहीं होती।
देखिए बॉडी दो तरीके की होती है, ध्यान रखना है। एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ऑटोनोमस का मतलब होता है जिसमें पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन जब बॉडी उसे अप्लाई करती है तो किसी को या गवर्नमेंट को भी इंटरफियर का अधिकार नहीं होता। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसमें पॉलिसी भी उस बॉडी की होती है और जब वो अप्लाई करता है तो उसमें किसी को राइट इंटरफियर करने का राइट नहीं होता। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, देखिए वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 21 ईयर ओल्ड जो होते थे उन्हें वोटिंग का राइट होता था। लेकिन एट प्रेजेंट क्या हुआ, एक 61 अमेंडमेंट किया गया और 61 अमेंडमेंट के द्वारा 18 ईयर ओल्ड जो व्यक्ति होगा उसको वोट का राइट दिया गया। वो किसी भी जाति धर्म का हो, सभी को ये अधिकार दिया गया है, वयस्क मताधिकार। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था है। आपातकाल, इमरजेंसी, ये कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया है। देखिए आपातकाल की जो शक्तियां हैं भारत में, पहले मैं बताना चाहूंगा 3 प्रकार के आपात होते हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। एक होता है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में निहित हैं। इसके साथ साथ भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार, देखिए त्रिस्तरीय सरकार यानी 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर, तो कौन कौन से टियर हैं, कौन कौन से स्तर हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में गांव में ग्राम पंचायत आ जाती है, नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि आ जाते हैं। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स थे मैंने वो डिस्कस किए। अब मैं इस टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि आ सकते हैं तो वो मैं डिस्कस करूंगा। और उन क्वेश्चनों को यहाँ लाने का उद्देश्य ये भी है, चूंकि वो लास्ट में है, आपने पूरे लेक्चर को अटेंड किया है, तो उन क्वेश्चनों से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं। अभी शुरू करता हूं। तो अब इस टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो था वो किसने रखा था। देखिए यहां पर मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य का प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू, देखिए हम यहाँ एक चीज और भी महसूस कर रहे हैं कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर एक एक दिन छोड़ के हो रहा है। एक्चुअली में एक एक दिन छोड़ के इसलिए हो रहा है जो संविधान सभा की बैठकें हैं, क्योंकि एक दिन संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती थी तो जब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और एक दिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा, ये संसद का काम करती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलकर करते थे। तो यहाँ इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे विचार करेंगे, विचार करना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर वो कह रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसके बीच जो तिलियां हैं वो 21, ये गलत है, यहां पर 24 है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का रेशियो 3:4 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो यहां मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। इसमें कै और गे ठीक है, तो इसका आंसर आएगा के एन गे यानी सी। तो ये इसका आंसर है। चलो एक चीज और बताना चाहूंगा, 2009 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा तिरंगा है उसके अंदर जो तिल्लियां हैं चक्र के अंदर वो कितनी है, 24, लेकिन यहाँ 21 दी गई हैं। तो आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आईएएस का पेपर इतना इजी होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार एक्सम्पशन एक आधा क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सेकंड वाला सोल्व किया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव। अब देखिए, बी.एन. राव इसमें आंसर आ गया सी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए शुरू में मैंने डिस्कस किया था आपसे सबसे पहले, तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही नहीं है, यानी यहां पर मैचिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है। पहला है नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल राइट, यूएसए, ये भी बिल्कुल ठीक है। संघीय व्यवस्था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई थी, तो इसका आंसर डी हो जाता, सी हो जाता है। और इमरजेंसी यानी आपातकाल जर्मनी से है। तो देखिए, इस टॉपिक को जो मैंने लिया उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए, इनको बहुत ध्यान से देखना। ओके, थैंक यू।